नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज से मुंबई में होगा शुरू। वनडे सीरीज हारने वाली भारतीय टीम T20 मुकाबले को जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने लास पाल्मास को हराया। वहीं ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में नोवाक जोकोविच, टॉमस हास और युकी भांबरी जीत के साथ आगे बढ़े। और बार्सिलोना ने लास पाल्मास को 2-1 से दी करारी शिकस्त। खबर विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। वनडे सीरीज हारने वाली भारतीय टीम T20 मुकाबले को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम जीत के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहेगी। टीम खेल के हर विभाग में सुधार करने की कोशिश करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि उसने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 0-3 से गंवाई थी, जबकि इंग्लैंड ने भी उसे 3 मैचों की T20 सीरीज में हराया था। भारत ने केपटाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को दूसरे दिन अपने नाम करने में सफलता पाई। जीत के लिए मिले 79 रन के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर रही। केपटाउन टेस्ट में 642 गेंदें ही फेंकी जा सकी। गेंद के मामले में यह टेस्ट इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने केपटाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को दूसरे दिन अपने नाम करने में सफलता पाई। दूसरे दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 79 रन के आसान से लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जीत के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत के लिए दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 28 रन की पारी खेली। वहीं रोहित शर्मा 16 रन बनाकर नाबाद रहे। शुभमन गिल ने 10 रन बनाए और विराट कोहली 12 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले मैच के दूसरे दिन अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में पहले दिन के स्कोर 3 विकेट पर 62 रन से आगे खेलना शुरू किया। एक छोर पर उनके विकेट गिरते रहे। हालांकि एडन मार्करम ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में शानदार शतक लगाया और टीम को 150 रन के पार पहुंचाया। मार्करम ने 106 रन बनाए। उनके अलावा सिर्फ 3 खिलाड़ी ही दहाई का आंकड़ा छू सके। कप्तान डीन एल्गर ने अपने करियर की आखिरी पारी में 12 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट हासिल किए। मुकेश कुमार को 2 सफलता मिली। इससे पहले मैच के पहले दिन 23 विकेट गिरे। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी जहां 55 रन पर ऑल आउट हो गई, वहीं भारतीय टीम ने पहली पारी में 153 रन बनाए थे। भारत ने केपटाउन टेस्ट में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। भारत ने पहली बार यहां कोई टेस्ट मैच अपने नाम किया है। भारत का केपटाउन में यह 7वां टेस्ट मैच था। इससे पहले 6 में से 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो 2 टेस्ट ड्रॉ रहे। भारत ने केपटाउन टेस्ट को जीतकर सीरीज में भी 1-1 की बराबरी हासिल की। यह दूसरा अवसर है जब दक्षिण अफ्रीका में भारत कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने में सफल रहा। केपटाउन में 642 गेंदें ही फेंकी जा सकी। यह टेस्ट इतिहास में गेंदों के लिहाज से सबसे छोटा मुकाबला है। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डीन एल्गर का यह अंतिम टेस्ट मैच था। पहले टेस्ट में उन्होंने शतक की पारी खेली थी। उन्हें और भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला गया सीरीज का दूसरा मैच भारत के नाम रहा। इस जीत के साथ ही ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। वहीं इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड भी देखने को मिले। एक नजर डालते हैं इस मुकाबले में बने तमाम रिकॉर्ड्स पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भले ही 1-1 के अंतर से ड्रॉ रही हो, लेकिन सीरीज का दूसरा मुकाबला कई वजहों से खास रहा। इस मैच के दौरान कई रिकॉर्ड भी बने। एक नजर डालते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने इस सीरीज को खास बना दिया। सीरीज का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 32 रन से जीता था। वहीं दूसरा मुकाबला भारत ने रोहित शर्मा की अगुवाई में 7 विकेट से अपने नाम करने में सफलता पाई। इस मैच में जीत के साथ ही रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ कराने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए।
इससे पहले साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ कराई थी। इस सीरीज का दूसरा मैच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा, जिसमें कोई टीम विजेता साबित नहीं हुई। ये मुकाबला सिर्फ 107 ओवर में खत्म हो गया। इस मुकाबले में सिर्फ 642 मान्य गेंदें डाली गयीं। इससे पहले साल 1932 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला 109.2 ओवर में खत्म हुआ था। उस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार दक्षिण अफ्रीका को 100 से कम स्कोर पर समेट दिया। इससे पहले साल 2015 में नागपुर में 79 और साल 2006 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीकी टीम 84 रन पर ऑल आउट हुई थी। वहीं ये टेस्ट इतिहास में 11वां मौका था जब कोई टीम भारत के खिलाफ 100 से भी कम स्कोर पर आउट हुई। भारत ने अफ्रीकी टीम को 32.2 ओवर में समेट दिया। वहीं भारत ने इसके साथ ही सबसे कम गेंदों में किसी टीम को ऑल आउट करने के अपने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इससे पहले साल 2006 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को ही जोहानिसबर्ग में 25.1 ओवर में ऑल आउट किया था। इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज की दमदार गेंदबाजी देखने को मिली। सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए। इसके साथ ही वे तीसरी बार टेस्ट क्रिकेट में पारी में 5 या उससे अधिक विकेट अपने नाम करने में सफल रहे। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने अपने करियर की आखिरी पारी खेली। 37 वर्षीय एल्गर अपने करियर की अंतिम पारी में मुकेश कुमार के शिकार बने। उन्होंने 28 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाए। एल्गर के पवेलियन लौटते समय कोहली ने गले लगाकर उन्हें विदा किया। इस दौरान पूरा स्टेडियम उनके अभिवादन में खड़ा हो गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं अगर WTC रैंकिंग की बात कर लें तो भारत के लिए यहां से अच्छी खबर है। भारतीय टीम ने WTC रैंकिंग में अभी की स्थिति में पहला स्थान बनाया हुआ है और यहां से 2025 WTC रैंकिंग के लिए जंग शुरू हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज ड्रॉ कराने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में पहले नंबर पर पहुंच गई है। यहां से भारतीय टीम के मिशन WTC 2025 ने जोर पकड़ लिया है। पहले मुकाबले में हार झेलने के बाद टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में जोरदार वापसी की और 7 विकेट से जीत दर्ज की। भारत अब तक 4 में से 2 मैच जीता है। जून 2023 में WTC फाइनल के बाद चैंपियनशिप की नई साइकिल शुरू हो गई थी। भारत ने 2023-25 साइकिल में अब तक वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया है। दोनों ही देशों में भारत ने 2-2 टेस्ट खेले। भारत को वेस्टइंडीज में 1 जीत मिली और 1 मैच ड्रॉ रहा। वहीं दक्षिण अफ्रीका में टीम को 1 जीत और 1 हार मिली। WTC में हर टीम को कम से कम 6 सीरीज खेलनी होती है, लेकिन हर टीम की सीरीज में मैचों की संख्या फिक्स नहीं होती। किसी सीरीज में 2 ही टेस्ट मैच होते हैं तो किसी सीरीज में 5 टेस्ट मैच होते हैं। ऐसे में अगर टोटल पॉइंट्स के आधार पर रैंकिंग बनाई जाती है तो उनकी टीमों को ज्यादा फायदा होता है जो ज्यादा टेस्ट मैच खेलती हैं। इस स्थिति से बचने के लिए ICC ने रैंकिंग में परसेंटेज पॉइंट को अहमियत दी है और इसी से रैंकिंग डिसाइड होती है। ताज़ा स्थिति के मुताबिक भारत अभी पहले पायदान पर बना हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका 50% के साथ दूसरे, न्यूजीलैंड 50% के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया 50% के साथ चौथे और बांग्लादेश 50% के साथ 5वें स्थान पर काबिज है। भारत की अगली चुनौती इंग्लैंड के खिलाफ होगी। इंग्लैंड की टीम 3 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज खेलने आएगी। इस बार सीरीज में 5 मुकाबले होंगे। 25 से 29 जनवरी को पहला टेस्ट खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 2 से 6 फरवरी तक होगा। तीसरा टेस्ट मैच 15 से 19 फरवरी को खेला जाएगा। 23 से 27 फरवरी को चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। वहीं 7 से 11 मार्च को 5वां टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ WTC के लिहाज से भारत को चुनौती मिलेगी। 5 मैचों की सीरीज में मुकाबले टक्कर के होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट सीरीज अगस्त 2021 के दौरान इंग्लैंड में हुई थी। 5 टेस्ट की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी। भारत में दोनों के बीच आखिरी सीरीज फरवरी 2021 में हुई थी। 4 टेस्ट की इस सीरीज में भारत ने 3-1 से जीत दर्ज की थी। वहीं भारत के बाद इंग्लैंड आगे वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट और श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज खेलेगा। वहीं नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भारत के लिए काफी अहम होने वाली है। नवंबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। यह सीरीज जीतना टीम के लिए अहम होगा क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया के घर में होगी जिसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ऐसे में 5 टेस्ट की सीरीज भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए भी WTC के लिहाज से चैलेंजिंग हो सकती है। भारतीय टीम ने दोनों WTC सीजन के फाइनल खेले हैं। पहले सीजन यानी 2019-21 सीजन में भारत टेबल पर टॉप पर रहा था। वहीं 2021-23 सीजन में भारत दूसरे नंबर पर रहा।
पहले भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से और फिर दूसरे सीजन में ऑस्ट्रेलिया से हुआ। भारत को दोनों मुकाबलों में हार मिली। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल WTC रैंकिंग की जंग भी छिड़ चुकी है। 2025 में किसके बीच होगा मुकाबला, इस पर और जानकारी के लिए न्यूज़ रूम से जुड़े हमारे संवाददाता नारायण सिंह। नारायण, बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं इस रोमांचक जंग को जो अभी खत्म हुई, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा है। WTC के लिए सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। जी बिल्कुल मुकेश, देखिए बहुत ही जो WTC का साइकिल होता है, आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी बड़ी ट्रॉफी है किसी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देश के लिए। जो पहले 2 एडिशन हुए थे, भारत का बेहतरीन प्रदर्शन था। पहले एडिशन में भी भारत फाइनल में पहुंचा था, जहां उनको न्यूजीलैंड के हाथों फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, और दूसरे एडिशन में भारत का सामना फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथ हुआ, तो वहां भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर भारत का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन था, दोनों जो पिछले एडिशन थे, लेकिन फाइनल जो हर्डल था उसमें वो क्रॉस नहीं कर पाए। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, जो एक फाइनल मैचेस में जीतने का दबाव रहता है। और वर्ल्ड कप देखिए, ODI वर्ल्ड कप, वहाँ भी भारत फाइनल में ही हारा। तो एक इस परिस्थिति से निकलना होगा, और काफ़ी जो मिस्टेक्स की उनसे लर्न करना होगा। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो अभी काफ़ी ये एक शुरुआती दौर में है। भारत ने 4 मैच खेले हैं, और जैसा कि हमारी रिपोर्ट में बताया, जो आपने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में खेले और 2 साउथ अफ्रीका में खेले, और 4 मैचों में भारत ने 2 मैच जीते हैं और 1 ड्रॉ हुआ, 1 में हार का सामना करना पड़ा, जो कि पहला मैच था जो भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच था वहां हारा, और दूसरे टेस्ट मैच में जो वापसी की, और उसी के दम पर भारत शीर्ष पे पहुंचा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स की पॉइंट्स टेबल के। तो कुल मिलाकर एक इसी जो मोजो है, ये रिदम है, उसको बना के रखना पड़ेगा भविष्य के लिए, क्योंकि अब इंग्लैंड आने वाली है भारत, तो इंग्लैंड के साथ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। और जानते हैं कि क्रिकेट जो जिस टाइप का टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड टीम खेल रही है वो कमाल का है, और जो बेसबॉल क्रिकेट वो खेलते हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने उससे हैरान किया, और काफ़ी बड़े अच्छे मैच भी जीते हैं। लेकिन क्या वो बेसबॉल इंडिया में सफल होगा या नहीं होगा, ये देखना बड़ा मज़ेदार होगा। जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड खेलती है, क्या भारतीय गेंदबाज उनको उसी तरह का क्रिकेट खेलने देंगे या नहीं देंगे, तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला वो सीरीज। और WTC के लिहाज से भी अगर भारत 4-0 से जीतता है, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स टेबल है WTC का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उस पर वो पकड़ बना लेगा। और उसके बाद और भी सीरीज हैं, वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वहां 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोनों देशों के लिए। क्योंकि आप जो ओवरसीज में जाते हो, तो जैसे कि साउथ अफ्रीका में खेला, कंडीशंस बहुत ही मुश्किल थी, पेस जो बॉलर्स थे उनको कंडीशन फेवर कर रही थी। और आपको याद होगा जो पिछला 2 सीरीज है, इंडिया ने लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया में हराया है, तो उसी तरह का कुछ प्रदर्शन करना होगा, ताकि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है उस पर जो अपना पकड़ है वो बना के रखे भारतीय टीम। नारायण, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है, जिस तरह की हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, सिर्फ 107 ओवर फेंके गए दूसरे टेस्ट मैच में केप टाउन में, और चारों तरफ इस बात की हलचल है कि ICC को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पिच को लेकर के, पिच जो है वो दोनों टीमों के माकूल होनी चाहिए, गेंदबाजों को भी फेवर करनी चाहिए, बल्लेबाजों को भी। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने भी कहा है कि ICC इस पर अच्छे से विचार करे और अच्छे से अपना निर्णय सुनाए, क्योंकि वो उसकी पूरी नज़र रहती है किस तरह की पिच आपने दी। 5 दिन का मुकाबला 2 दिन से कम के अंदर में ख़त्म हो जाता है, तो इसको लेकर के भी हलचल तेज़ी से चल पड़ी है। जी बिल्कुल मुकेश, आपने बहुत ही एक बेहतरीन पॉइंट बताया कि पिच को लेकर किस तरह से कि जो पिच है, टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट देखिए तो टेस्ट क्रिकेट के वैसे ही सवालिया निशान है उसके एग्जिस्टेंस को लेके, क्योंकि जो क्रिकेट है वो T20 की तरफ बढ़ रहा है। 100 बॉल का क्रिकेट आ गया है, T20 का T10 ओवर्स का क्रिकेट आ गया है। तो क्रिकेट जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी तरह लगातार मूव कर रहा है, और ऐसे में टेस्ट क्रिकेट को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ICC को इसके लिए कुछ बदलाव भी करने होंगे, कुछ एक्साइटिंग टेस्ट मैच को बनाया जाए। क्योंकि अगर आप देखें 5 दिन का टेस्ट मैच है, जो पहला टेस्ट मैच है वो 3 दिन के अंदर खत्म हो गया, और दूसरा टेस्ट मैच 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ICC को इस तरह की पिचें बनानी चाहिए कि जो दोनों, जिस तरह से आपने मेंशन किया, बैट्समैन को भी फेवर करे, बॉलर्स को भी फेवर करे। अगर दूसरा टेस्ट मैच देखें तो जो कि
केप टाउन में खेला। जो पहली पारी थी साउथ अफ्रीका की, वो 55 रन पर ही सिमट गई थी और उसके बाद जो भारत ने पारी खेली, कुछ अच्छा खेला विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, लेकिन उसके बाद जो उनके जो अंतिम 6 बल्लेबाज थे वो 0 रन बना के आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं इससे जो एक ये टेस्ट क्रिकेट पे भी सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एशेज देखे नारायण तो इसके ठीक विपरीत चलता है। अब देखो वहां पर इंग्लैंड जिस तरह से जोर लगाती है, ऑस्ट्रेलिया जोर लगाती है और वहां से रियल टेस्ट देखने को मिलता है टेस्ट क्रिकेट का। इसी तरह की बातें हो रही है क्योंकि ये कॉम्पिटेंट कंट्रीज हैं जिनके बीच में टेस्ट मुकाबला होता है। अगर किसी भी टीम को टेस्ट टीम का दर्जा मिल जाता है तो वो सर्वश्रेष्ठ टीमों में दुनिया की शुमार हो जाती है। बड़ा ऑनर होता है कि आप टेस्ट खेल रहे हैं, आपकी कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है। जिस तरह से एशेज को बचा करके रखा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने, ऐसा ही बाकी देशों के लिए भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर वही बात हम कह रहे हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखना है तो उसको काफ़ी कम्पिटिटिव रखना होगा, काफ़ी उसको मज़ेदार रखना होगा, ताकि वो 3 दिन जाए, 4 दिन जाए और एक रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच निकल के आए। तो आपने देखा हो जिस तरह एशेज में टेस्ट होते हैं, आप भारत में भी टेस्ट मैच होते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं तो उसको देखना होगा। बिल्कुल नारायण, इस तमाम जानकारियों के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर रही है, यहाँ पर वो अभी फिलहाल लीड कर रही है WTC रैंकिंग के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। हर साल की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ICC अवार्ड में सम्मानित किया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी में सम्मान इसमें दिए जाते हैं। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए 4 खिलाड़ियों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन 4 खिलाड़ियों में से 3 नाम भारत से ही हैं। वनडे में साल 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की पुरस्कार के लिए विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी के नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ICC ने 2023 वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए इस साल 63.36 की औसत से सबसे अधिक 1584 रन बनाने वाले शुभमन गिल को शामिल किया है। इसके बाद विश्व कप में 95.62 की औसत से 765 रन बनाने वाले विराट कोहली और वर्ल्ड कप में 24 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को भी नॉमिनेट किया गया है। वहीं दीव मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत मेरा युवा भारत की थीम पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने युवाओं से बातचीत की। खेल मंत्री ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत का नारा दिया। गौरतलब है कि दीव बीच गेम्स 2024 का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप में किया जा रहा है। यह पहला मौका है जब भारत में मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का आयोजन दीव में किया गया। वहीं आज से घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर किस टीम ने अब तक सबसे ज़्यादा खिताब जीते और इसके साथ ही इस बात को भी जानने की रणजी ट्रॉफी को लेकर खिलाड़ियों में किस तरह का उत्साह है। क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस टूर्नामेंट में तमाम बड़े खिलाड़ी अपने राज्य की टीमों की ओर से अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार हैं। युवा खिलाड़ियों के लिए ये वो मंच है जहां वे बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम इंडिया की जर्सी को पहनने के लिए दावा ठोकते हैं। वैसे रणजी ट्रॉफी में मुंबई का दबदबा साफ दिखता है। 12 टीमों ने कुल 41 बार खिताब जीते हैं, जिसमें अकेले मुंबई ने 41 बार इस खिताब को अपना बनाया है। वहीं कर्नाटक 8 बार खिताब जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली ने 7 बार खिताब अपने नाम करने में सफलता पाई है, जबकि मध्य प्रदेश और बड़ौदा ने 5-5 बार खिताब जीते हैं। सौराष्ट्र, विदर्भ, बंगाल और रेलवे 2-2 बार इस खिताब को अपना बना चुकी हैं। वहीं तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और हैदराबाद ने भी 2-2 बार इस खिताब को अपना बनाने में सफलता पाई है। प्रेपरेशन मेरी इतनी थी कि इस साल जो मैंने पिछले साल किया उसको मैं कंटिन्यू करूं, टीम को जिता पाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो मेरे लिए भी बेनिफिट करे और टीम को भी बेनिफिट करे। और मैं यही चाह रहा था कि जैसे पिछले साल मैंने किया उसकी एक कंटिन्यूएशन हो, कि मैं मतलब ये साल मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल प्रूव करने के बाद सब देख रहे होंगे कि कैसा कर रहा हूँ कैसा नहीं। और जो भी इमर्जिंग के टूर्स हैं या दिलीप ट्रॉफी या कुछ भी, पिछले साल स्टैंड बाय में मेरा नाम था, तो मैं चाहूँगा कि वो इंक्रीज़ हो और मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। निश्चित रूप से घरेलू क्रिकेट के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में हर कोई बेहतर करने के इरादे से सामने होगा
और कहीं ना कहीं इरादा पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित करने का भी होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं टेनिस जगत की कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं इस खास टेनिस रैप पर। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के पुरुष युगल में भारत के यूकी भ्रामरी और नीदरलैंड्स के रॉबिन हास की जोड़ी ने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। भारतीय नीदरलैंड जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिकी जोड़ी को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाने में सफल रही। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल स्पर्धा में रूस के 39वीं रैंकिंग वाले रोमन सैफिउलिन ने जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सैफिउलिन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इटली के मटेओ अर्नाल्डी को 7-6, 6-2 के अंतर से हराया। पुरुष एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए डेनमार्क के होल्गर रूने ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रूने ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी जेम्स डकवर्थ को 6-2, 7-6 के अंतर से हराया। बुल्गारिया के टेनिस खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ग्रिगोर ने क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के रिंकी हिजिकेटा को 6-1, 6-4 के अंतर से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। राबेकिना ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के महिला एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। राबेकिना को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वॉकओवर मिला। विक्टोरिया अजारेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अजारेंका ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जे ओस्टापेंको को हराकर सेमीफाइनल की टिकट कटाई। बेलारूस की अरेना साबालेंका ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मैच में साबालेंका ने रूस की दारिया कसातकिना को 6-1, 6-4 से हराया। कोको गॉफ ने ऑकलैंड टेनिस क्लासिक के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोको गॉफ ने वारवरा ग्रचीवा को 6-1, 6-1 के अंतर से हराया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल का सामना ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन के साथ चल रहा है। और रुक करते हैं फुटबॉल का, तो बात कर लें यहां पर बार्सिलोना की। कैसे होगा बार्सिलोना का यहां मुकाबला। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना ने लास पाम्स को 2-1 के अंतर से हरा दिया। गुरुवार देर रात खेले गए रोमांचक मैच के पहले हाफ के 12वें मिनट में लास पाम्स पहली सफलता मिली। हालांकि दूसरे हाफ के 55वें मिनट में बार्सिलोना की ओर से टॉरस ने एक गोल दागकर स्कोर बराबरी पर ला दिया। इसके बाद बार्सिलोना ने दूसरी सफलता मैच के अंत में हासिल की। अतिरिक्त समय में पेनल्टी शूटआउट में मिली, जिससे गुडोगन ने गोल में तब्दील करते हुए टीम को 2-1 से शानदार जीत दिला दी। ओलंपिक 2024 में खेलों के आयोजन में नवीकरण ऊर्जा के उपयोग का भी खासा ध्यान रखा गया है। इस बार एक्टिव स्पर्धाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले एक्वेटिक सेंटर और विकसित किया गया है। इस एक्वेटिक सेंटर की 90% ऊर्जा की जरूरत नवीकरण ऊर्जा द्वारा पूरी की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का आयोजन इसी साल जुलाई अगस्त में होना है। इस सबसे बड़े खेल आयोजन को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस बार इन खेलों के आयोजन में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का भी खासा ध्यान रखा गया है। इसी के मद्देनजर एक्वाटिक स्पर्धाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले एक्वाटिक सेंटर को विकसित किया गया है। इस एक्वाटिक सेंटर की 90% ऊर्जा की जरूरत नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा पूरी की जाएगी। ये बीम का आकार आपको ऊपर की छत का आकार दिखता है। छत का एरिया 1 हेक्टेयर है और इसका आधा हिस्सा और पैनल स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि सौर पैनलों की सहायता से वर्षा से प्राप्त पानी के नवीकरण के लिए और पानी को गर्म करने जैसी ज़रूरतों पर लगने वाली ऊर्जा 90% ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। एक्वेटिक सेंटर की छत पर लगे 4000 से अधिक सौर पैनल पूल के पानी को 27 डिग्री तक गर्म करने में मदद करेंगे। निर्माताओं ने कहा कि वे इस प्रोजेक्ट पर पिछले 2 वर्षों से काम कर रहे हैं और अब ये साइट परीक्षण के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि काम अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। हम इस साइट पर लगभग 2 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमने 1-2 हफ्ते पहले स्विमिंग पूल को पानी से भर दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूल भरे हुए हैं। काम अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा और डिलीवरी कर दी जाएगी। मैं 2 अप्रैल को पेरिस 2024 के अध्यक्ष को चाबियां सौंपूंगा।
पेरिस ओलंपिक के लिए एक्वेटिक साइट पर कलात्मक तैयारी के साथ साथ पोलो टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग चरणों की मेजबानी करने की उम्मीद है। खर्च की बात करें तो इस साइट पर 160 मिलियन यूरो खर्च होने की उम्मीद है। इस बजट के साथ ये परियोजना पेरिस ओलंपिक की सबसे महंगी संरचना के रूप में सामने होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।